हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के ऊपर। हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर 299। ये आपको स्टैंडर्ड का नाम याद करना है। ये नाम आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम रिचार्ज कराने जाते हैं, कहते हैं 199 का कर दो, 499 का कर दो, 184 डेज़ के लिए। तो ये है 299 का है, अपने को याद रखने का 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। आपको सारे स्टैंडर्ड के नाम मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि आखिर ये इफेक्टिव कब से हुआ। 1/4/2018 1/4/2018 से एप्लीकेबल है। इस स्टैंडर्ड को लाने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, जॉइंट ऑडिटर को जो स्टैंडर्ड है उसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, या जो एक्सपीरियंस है लोगों के पास, जो ऑडिटर्स हैं, उसका यूज़ किया जाए उन बिजनेस एंटिटी के लिए जिनका बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। एक ऑडिटर वो ऑडिट नहीं कर सकता एक लिमिटेड टाइम में, या एक ट्रांसपेरेंसी के लिए कह लो, या ट्रू एंड फेयर ज़्यादा हो, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखे जब ऑडिट हो। इसके लिए हम जॉइंट ऑडिटर जो ये स्टैंडर्ड है इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी लॉबी इम्पोज कर देता है कि आपको जॉइंट ऑडिटर से ऑडिटिंग करवानी। एक जॉइंट ऑडिटर का सिंपल सा मतलब है दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर्स हैं, या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें जॉइंट ऑडिटिंग करानी पड़ती है। जॉइंट ऑडिटिंग कहते किसको है? सबसे पहली बात, जॉइंट ऑडिटिंग का मतलब है कि किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जब दो या उससे ज़्यादा ऑडिटर मिलकर करते हैं तो कहते हैं ये जॉइंट ऑडिटिंग है। और जो 2 या 2 से ज़्यादा करने वाले ऑडिटर हैं वो जॉइंट ऑडिटर हैं। 2 या 2 से ज़्यादा करने वाले जो ऑडिटर हैं वो जॉइंट ऑडिटर हैं। अब बात है कि ये जॉइंट ऑडिटर हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है? उनका पर्पज़ होता है ऑडिट करके रिपोर्ट करना। जो सिंपल हर ऑडिट का एक पर्पज़ होता है कि ऑडिट करने के बाद रिपोर्टिंग करना। यहाँ पे रिपोर्टिंग में थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि क्या चेंजेज हैं, क्या वहाँ अगर कोई परेशानी आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, जो लास्ट हमारा पॉइंट होगा रिपोर्टिंग के ऊपर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि प्लानिंग जो ऑडिट का करेगा वो सारे जॉइंट ऑडिटर मिलके करते हैं। और जब वो हम प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑडिट का, उस समय हम ये भी ध्यान रखते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, प्लानिंग जो ऐसे 300 है आपका, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस समय हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा रिस्क जो एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक ऐसा रिस्क जो एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के समय, जो या तो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इफेक्ट करेगा। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं कि अपने को कैसे ऑडिट करना है, उसके प्रोसीजर कैसे लगाने हैं, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उस पे सिग्नेचर करके हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं। और उसके बाद जो एक अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ वर्क बिटवीन द ऑडिटर्स। जो हमारा जॉइंट ऑडिटर है उसके बीच में हम वर्क को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? या तो आप आइडेंटिफाई कर लो यूनिट्स को कि आप इस यूनिट्स का ऑडिट करना, मैं इस यूनिट का ऑडिट करूँगा। या अगर ऐसा संभव नहीं है, ड्यू टू एनी रीज़न इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एनी यूनिट्स, उसके बाद अपन क्या करते हैं, एसेट्स या एक्सपेंसेस के बेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, कैश आप कर लेना, फिक्स एसेट मैं करता हूँ, उसके बाद आप स्टॉक कर लेना। ऐसे करके हम एक्सपेंसेस के बेस पे भी डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है हमारा, उसके बाद जब वर्क को डिवाइड करने के बाद जिस चीज़ को वर्क दिया गया है
वो बंदा उस वर्क के लिए इंडिविजुअली लायबल है, उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसके प्रोसीजर के लिए वो बंदा इंडिविजुअल, वो ऑडिटर खुद लायबल है। लेकिन जिसका डिवीज़न हम नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसके लिए ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होते हैं। रीज़न क्या होता है नहीं करने का? कभी कभार नेचर ही ऐसा होता है ट्रांजैक्शन का, हम नहीं कर पाते, या उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमें लगता नहीं ये काम हमें ज्वाइंटली करना चाहिए तो सही रहेगा। तो ज्वाइंटली और सेवरली किस वर्क, मैं आपको बता दूं, ज्वाइंटली और सेवरली किस वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा? जो वर्क डिवाइड नहीं हुआ, या कोई ऐसा डिसीजन जैसे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड के बारे में लिया गया, उसके लिए। नेचर और टाइम एक्सटेंड क्या होता है? नेचर का मतलब होता है कि कौन सा प्रोसीजर आप लगाए हो ऑडिट के टाइम, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। टी एक्सटेंड फॉर टाइमिंग, ये कब तक हो जाएगा, ये डिपेंड करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और उसके ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी पे। और थर्ड है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है कब तक। तो कहता है कि अगर ऑडिटर आईसी कंट्रोल को जितना अच्छा जानेगा ना, उतना जल्दी ऑडिट परफॉर्म करेगा या उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और आईसी कंट्रोल सही नहीं है, आईसी कंट्रोल बोले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अगर वो सही नहीं है तो टाइम लगेगा। वो बता देगा अच्छा इसका आईसी ना सही नहीं है, इतना टाइम लगेगा, इसका आईसी सही है, बहुत कम टाइम लगेगा। ये एक फ्रेज है जो ऑडिट के बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको, और आपके ऑडिट को, आप ऑडिट के जो टर्म्स है आपको याद रखने आंसर के लिए, तभी जाके मार्क्स आएंगे, ऐसे मार्क्स नहीं आते। मैंने आईपीसीसी में 58, फाइनल में 59 ऑडिट में पाए। इतने अच्छे तो नहीं है बट इतने बुरे भी नहीं है। एनीवे, अब जो हमारा है, या कोई ऐसा मैटर, ज्वाइंटली और सेवरली की चर्चा में कर रहा था, या ऐसा मैटर जिसपे किसी एक ऑडिटर ने उसको पॉइंट आउट किया, सबको बताया और उस पर सारे एग्री हैं, तो उसके लिए भी ज्वाइंटली और सेवरली सारे लाइबल होंगे। या फॉर एग्जामिनिंग प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जामिनिंग या प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर जो रिलेटेड करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, तो उस केस में ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे। जब ये सारा काम हो गया कि बंदा ज्वाइंटली और सेवरली लायबल है, या वो अपने काम के लिए इंडिविजुअली लायबल है, तो अब आता है कि वो रिपोर्टिंग कैसे करेगा। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग आएंगे, पंगा तो होना है भाई। तो जैसे ऑडिटिंग हुई, अब बारी आई रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग की जब बारी आई तो एक कह रहा है, सपोज करो 3 ऑडिटर है, 2 कह रहा है जी ये मैं ये रिपोर्ट करने वाला हूँ इस मैटर पे, तीसरा कह रहा नहीं भाई मैं ये रिपोर्ट नहीं करने वाला, मेरे हिसाब से तो ये ओपिनियन है। दोनों चढ़ गए एक दूसरे को। ये तो जो ऑडिटर था इधर वो पहले वाले के ऊपर कि नहीं मैं तो मेजोरिटी में है, तो ये स्टैंडर्ड कहता है नहीं, मेजोरिटी नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ, जो आपने डिसीजन लिया या इसमें दोनों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है, तो आप अपना रिपोर्ट अलग दो, या अपना रिपोर्ट अलग देगा। सिंपल भाई, अपना रिपोर्ट तू अलग दे, मैं अपना रिपोर्ट अलग दूंगा। तो यहाँ पे एक है कि रिपोर्टिंग अलग अलग कर सकते हो, लेकिन उसके कंडीशन है। जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड आता है आपका, उस स्टैंडर्ड में कहा जाता है कि आपको अदर मैटर पैराग्राफ में ये बताना होगा कि हम दोनों के बीच में रिपोर्टिंग, मैंने ये किया है, इसने ये किया है, ताकि ना यूजर का अटेंशन बढ़े उसके। जब वो पैराग्राफ देखे तो यूजर के नज़र में इस बात को जल्दी से जल्दी लाया जाए रिपोर्टिंग में। उसके बाद हम, जब वो रिपोर्टिंग होता है उस ऑडिटर के द्वारा, जो अपना अलग चाहता है वो अलग कर दे, और दूसरा वाला जो मेजॉरिटी वाला है वो दोनों एक साथ कर दे। और इसमें एक, जब ये ऑडिट परफॉर्म किया जाता है, इसमें एक एजम्पशन भी माना जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जो ऑडिट करने वाला है दोनों चार्टर्ड है, तो हम इस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, तुमने काम सही से नहीं किया, नहीं मैं तो रिव्यू करूँगा। कोई सपोज करो एक नया चार्टर्ड बना, एक पुराना चार्टर्ड है, पुराना वाला कह रहा है ना मुझे तो डाउट है भाई, मैं तो रिव्यू करूँगा। तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, आपको किसी भी ऑडिटर के काम का रिव्यू नहीं करना, आपको जो किसी और बंदे ने काम परफॉर्म किया है उसके ऊपर आपको रिलायबिलिटी दिखानी है।
ये माना जाएगा कि दूसरा बंदा भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपना काम परफॉर्म किया है। तो इस स्टैंडर्ड में हमारा जो 3 पॉइंट है। पहला है प्लानिंग ऑफ ऑडिटिंग, दूसरा है डिवीज़न, थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने को ये देखना है कि जो काम डिवाइड किया गया उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो नहीं किया गया उसके लिए ज्वाइंटली और सेवरली कौन रिस्पॉन्सिबल है। और थर्ड है कि रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो रिपोर्टिंग अपने को करना है, अगर सब एग्री हैं तो एक साथ, नहीं तो अलग अलग करो और अदर मैटर पैराग्राफ में उसको डिस्क्लोज कर दो। बस इतनी सी बात है इस स्टैंडर्ड के अंदर। और आप ना कंटेंट को याद रखें और आंसर्स में आंसर जो आपको राइट करने हैं, जब आप आंसर लिखोगे तो कंटेंट कहाँ डलना चाहिए। सबको पता होता है कि 299 जो है का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इसके ये कंटेंट है, लेकिन अपने को प्लेसमेंट सही करना है। कभी कल तो ये भी नहीं पता चलता कि अच्छा इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड भी लगेगा, उसकी भी प्रैक्टिस होगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए थोड़ी वीडियो वगैरह बनाने में दिक्कत होती है, कुछ सेटअप अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है हमारे पास। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा हम वीडियो लेके आपके लिए अच्छे से, जब मेरा मटेरियल भी तैयार हो रहा है आपको मटेरियल के लिंकेज दे दिए जाएंगे, कंटेंट भी साथ में चलेगा, वीडियो भी साथ में चलेगा। तब तक मैं ये छोटे छोटे वीडियो बना रहे, एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है।